Hello and welcome to Vimotion IAS. This is Geography Optional. We were discussing the geomorphology. It is the module 2. लास्ट क्लास में हम लोगों ने माउंटेन से स्टार्ट किया था, जो कि हम लोगों का 7th टॉपिक था। 7th टॉपिक में पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं। अब टॉपिक में पार्ट बी जो है वो जियोसिंक्लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए। ये हम लोगों की क्लास 13 है। इससे पहले मैं 12 क्लास ले चुका हूँ। कुछ के 2 पार्ट्स हैं, कुछ के सिंगल ही पार्ट हैं। तो अगर जिन लोगों ने जो वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियोस देखें। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए। वैसे मैं ट्राई करूँगा इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाए ये कंसेप्ट पूरा, लेकिन ट्राई करना है कि उससे आप समझो। हम लोगों का यहाँ पर एक ही प्लान है कि हम लोगों को 300+ का टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ रहे हैं। कोई भी ओवरलोड द इंफॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। आप लोगों को मुझे पीएचडी नहीं करानी है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करवाना है। जो पूछते हैं सिर्फ वही करेंगे हम लोग, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी ये क्या है, हम लोगों का माउंटेन्स वाला चल रहा है 7 का। जियोसिंक्लाइन 7B है। ठीक है, आज जियोसिंक्लाइंस के अंदर क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद किस किसने थ्योरी दी थी, मतलब इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। थोड़ी सी टर्म समझ लेंगे क्या है ये। ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब पूरा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अपन ट्राई करेंगे जियोसिंक्लाइंस की। अगर किसी ने पूछ लिया नॉर्मली राइट द शॉर्ट नोट ऑन द जियोसिंक्लाइंस एंड कनेक्ट विद दी करंट अफेयर्स एंड करंट सिचुएशंस, और कोई भी अगर जोग्राफर्स है उससे कनेक्शन, भाई अपन ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाँ, आज हम लोग माउंटेन्स को डिस्कस नहीं करेंगे इससे लिंक में, क्योंकि जियोसिंक्लाइन अपने आप में ये पूरा टॉपिक है। इसमें समय ज़्यादा लगता है समझने में। तो अगर मैंने इसके साथ मैंने माउंटेन्स को लिंक करना स्टार्ट कर दिया तो हम लोगों की वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग पूरी थ्योरी, कोवर्स की थ्योरी जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि माउंटेन्स कैसे बन रहा है, जियोसिंक्लाइन से किस तरीके से बनते हैं, ऑरिजिनेसिस थ्योरी इस तरीके से होती है कि नहीं है। नॉर्मल सी बात है। अब देखो, मोटा मोटा अगर आप समझाऊँ मैं आपको, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो जियोसिंक्लाइन जो है हम लोगों का, देखो दो वर्ड्स में डिवाइडेड है, एक जियो एक सिंक्लाइन। देखो सबसे पहले तो सिंक्लाइन समझ लो क्या होता है। एक्चुअली जब हम लोगों का फोल्ड माउंटेन्स जब बनते हैं, कल के वीडियो में जब मैंने रिलीफ्स बताई थी तो मैंने बताया था कि हम लोगों की जो क्रस्ट है वो प्लेन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कभी उसके पास माउंटेन्स होते हैं, कभी उसके पास अपने प्लेन्स होते हैं, है कि नहीं। कभी उसके पास ट्रेंचेस होती हैं, ऑब्वियस ही बात है। और माउंटेन्स के मैंने लास्ट वीडियो में टाइप्स भी बताए थे। अगर मैं एक फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल के तौर पे फोल्ड माउंटेन की बात करूं, तो फोल्ड माउंटेन कैसा होता है, ऊपर जाता है, और कभी और उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कि बाहर से तो कर्व होता है, अंदर से कॉनकेव होता है कि नहीं। तो इट मीन्स फोर्स बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं माउंटेन के अंदर। तो अगर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया उस अपने क्रस्ट का। अगर क्रस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है तो जो मेरा ऊपर का जो भाग है ना, उसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन। कल के वीडियो में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं इसमें कंफ्यूज्ड था। ठीक है, मैं कल के वीडियो से भी क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कल सीधा बोल दिया था कि मैं इसमें कंफ्यूज्ड हूँ कि ऊपर वाले को एंटीक्लाइन बोलते हैं कि नीचे वाले को। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन। और जो अपना नीचे वाला हिस्सा है, इस वाला जो लोअर साइड है, मतलब अपर साइड को क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन। मतलब हम लोगों के सी लेवल, अगर मैंने इसको माना तो ये मेरा अगर सरफेस लेवल है, तो सरफेस लेवल के ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, एंटीक्लाइन होगा। और जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा, अंदर वाला जो डूबा सा है, उसको बोलूँगा मैं सिंक्लाइन। क्या बोलूँगा, सिंक्लाइन। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, देखो ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, और ये फिर से ऊपर जा रहा है, समझ में आया। तो ये इतना जो हिस्सा है ना, इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे एक साइकिल। क्या बोलेंगे, साइकिल। एक एंटीक्लाइन फिर सिंक्लाइन, देखो फिर से एंटीक्लाइन फिर सिंक्लाइन फिर एंटीक्लाइन फिर सिंक्लाइन, तो ये पूरी साइकिल बन गई। अब नॉर्मल, अब ये क्या हो गया, एक सिंक्लाइन होगा कोई ना कोई। सिंक्लाइन मतलब लोअर पार्ट, जियो मतलब धरती के ऊपर, अपनी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर एक सिंक्लाइन बना होगा, उसको हम लोग बोले जियो सिंक्लाइन। लेकिन एक्चुअल में ये टर्म्स क्या हैं, किस तरीके से है, अब देखो मोटा मोटा समझो। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस जब देखे थे, प्लेट टेक्टोनिक्स जब डिस्कस कर रहे थे,
तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो बाउंड्रीज प्लेट बाउंड्री जब टकराती हैं आपस में, तो क्या होता है, अगर एक जो होगी वो ओशनिक होगी, एक क्या होगी, कॉन्टिनेंटल होगी, तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट करेगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। तो ये देखो जा रही है। अगर दोनों ही होंगी तो कुछ ऊपर बढ़ेगी और कुछ नीचे सबडक्ट करेगी। अब बताओ, अगर ये चीज सबडक्ट करेगी तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से वी शेप में कुछ बनेगा, या फिर देखा जाए तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे तो मेरा लैंड होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, एक गड्ढा बन जाएगा। ऑब्वियस होता है ना, एक गड्ढा बन गया फिर मेरा लैंड बन गया। अब ये गड्ढे में क्या है, अब ये क्या है, अपने ओशन के बगल में है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना। तो इसी वाला जो गड्ढा है, मैं तो अभी अपनी क्या है ना, अपनी शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूँ, तो इनको अपन टेक्निकल टर्म्स में भी बोलेंगे। तो इसके टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक नैरो और सैलो जोन है। सैलो मतलब थोड़ा उठा हुआ, समुद्र तो बहुत गहरा होता है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा सैलो जोन है, जिसके अंदर हम लोगों के सेडिमेंट जो है अक्यूमुलेट हुए हुए हैं। ठीक है। तो और ये क्या है, नैरो है, सैलो है और बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग। तो इस वाले जो इलाके को क्या बोलेंगे हम लोग, जियोसिंक्लाइन बोलेंगे। समझ में आया? बस यही छोटा सा कंसेप्ट है, और ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है कि कौन ने ये सबसे पहले दिया, किसने सबसे पहले देखा, फिर धीरे धीरे इवॉल्व कैसे हुई वाली थ्योरीज, है कि नहीं। और याद रखना, जो जियोसिंक्लाइनल जो चीज़ें हैं ना जितनी भी, वो हम लोगों की प्री क्रेटिसियस टाइम्स की है। समझ में आया? मतलब हमारे डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के टाइम की है। क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोगों का जो टेक्टोनिक में जब भी प्लेट्स जो हम लोगों की इधर से उधर दूर जा रही हैं, तो क्या होता है, वो सेपरेट होती जा रही है, एक साइकिल चलती जा रही है। तो जो लेटेस्ट जो साइकिल थी जिसमें फिर से अक्यूमुलेट होके एक साथ प्लेट आगे फिर से जब जाना चालू हुई, तो वो क्या हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड से स्टार्ट हुआ था, लगभग 200 मिलियन ईयर अगो से। तो उससे पहले की जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो अपनी जियोसिंक्लाइंस वाली चीज़ें थ्योरीज में। ये क्या है, थ्योरेटिकल बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में ही है। समझ में आया? पहले मैं पहले से आपको बोल दूं, डिस्क्लेमर कर दूं, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो, मैं अब इसमें इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ ये भी समझ लो, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। सिलेबस आपको दिख रहा होगा, इसमें से रेड वाला जो भी है ना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जो ग्रीन वाला है वो हम लोगों का माउंटेन का पार्ट है। तो कई लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो कि भाई हम लोग, मैं कम पढ़ा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कम लग रही है, फैक्ट्स थोड़े से कम लग रहे हैं, तो भाई पहले सिलेबस देख लो, उसके बाद PYQ देख लो। हम लोगों को उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या पढ़ा, क्या पूछ लेगा एग्जामिनर भाई, उसका फोकस ही 40 साल में, मैं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, 40 ईयर्स के अंदर उसका फोकस जिस साइड मुड़ेगा अपन वही तो बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आज जो येलो में जो मैंने बनाया जियोसिंक्लाइंस, तो आज अपन वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो PYQ से देख लो। PYQ में जियोसिंक्लाइंस के ऊपर डायरेक्ट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं। शॉर्ट नोट पूछा है जियोसिंक्लाइन के ऊपर 2002 में, ठीक है। लेकिन याद रखना 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आज के टाइम पर 4 पेजेस का होता है, समझे। उस टाइम पे हो सकता है 2 पेजेस या 3 पेजेस का हो। समझ में आई? ऐसे ही 2018 में जो क्वेश्चन पूछा है वो 20 मार्क्स का पूछा है, लेकिन पूछा क्या है, कोबर्स जियोसिंक्लाइनल थ्योरी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अपन लोगों को जब तक कोबर्स जियोसिंक्लाइनल थ्योरी नहीं आएगी तब तक हम लोग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कैसे बता पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। अगर देखा जाए तो थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए, तो इसमें भी जियोसिंक्लाइनल थ्योरी का यूज हो सकता है। इट मीन्स 40 ईयर्स में अपना जो एग्जामिनर है उन लोगों का अच्छा खासा फोकस रहा है, और रिसेंटली भी इस पर फोकस रहा है। अगर नहीं भी रहा है तो आप इसको इनडायरेक्ट तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय का जो ओरिजिन है वो किसके थ्रू है, जियोसिंक्लाइंस के थ्रू है। समझ में आया? वो अभी आपको आगे समझ में आएगा जब मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं वैसे बता चुका हूँ, अब टेक्निकल लैंग्वेज में अपन बात करेंगे। जियोसिंक्लाइन इज अ लार्ज स्केल डिप्रेशन। लार्ज स्केल डिप्रेशन, if you are thinking that we are only focusing on the synclination, no, we will focus
the depressions also. The earth crust that was filled with the thick sedimentary deposits. अब एक बात बताओ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में अगर कोई चीज अक्यूमुलेट होगी यहाँ पर तो क्या होगी, इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो अक्यूमुलेशन हो गया तो थिक सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होने चाहिए ओवर अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देयर वाज लार्ज कंप्रेस्ड फोल्डेड एंड अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन। अब बताओ, एक बात बताओ मुझे, नॉर्मली एक बात बताना कि अगर दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं और इसके बीच में अगर सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट हैं और जब ये आपस में और आगे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशन होगा। अब जब यहाँ कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, उसके बाद अपलिफ्टमेंट होगा। कोई भी चीज़ है, अगर आप जैसे एक रेत है, यहाँ पे आप अगर हाथ से भी करोगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स के कारण जब ऊपर की तरफ उठेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एरिया कम होता जाएगा तो वो ऊपर की तरफ उठती जाएगी, और जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रेविटी के कारण यहाँ पर इसमें फोल्डिंग होने लगेगी। एक ही तो टाइम, उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना वो ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फोल्डिंग होने लगेगी। तो बस वही तो बोल रहे हैं, कंप्रेस्ड, अपलिफ्टेड, फोल्डेड। ये थोड़ा सा अपना इधर लिख लेना इसको, अपलिफ्टेड को इधर और फोल्डेड को उधर। कंप्रेस्ड, अपलिफ्टेड, फोल्डेड टू फॉर्म माउंटेन। द थ्योरी एक्सप्लेन हाउ फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालय, आल्प, रॉकी ओरिजिनेटेड। याद रखना, जो फोल्ड माउंटेन है वो किसके थ्रू अपन को समझ में आया, जियोसिंक्लाइंस के थ्रू समझ में आया, अक्यूमुलेशन हुआ है ना। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखा जाए, देखो मैंने 2-3 डेफिनेशन निकाल के रखी, आपको जो डेफिनेशन याद रहे वहां पे एग्जाम के अंदर। एक्चुअली जब आप अगर किसी थिंकर के लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख के आते हो तो आप लोगों को वो एक्स्ट्रा मार्क्स देते ही। अब ये वाला जो अपन ने इंट्रोडक्शन लिखा है वो तो अपनी लैंग्वेज में लिखा था, अगर आप इसके अंदर एक जोग्राफर का नाम मेंशन कराएं तो ऑब्वियस सी बात है वो डेफिनेशन में वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए अपन लोगों ने क्या किया है, अलग अलग जोग्राफर्स के थ्रू डेफिनेशंस देखी। तो जे.ए. स्टीयर्स ने 1932 में क्या बोला कि जियोसिंक्लाइन क्या है, एक लीनियर ट्रफ है एक लीनियर ट्रफ है, ठीक है, ऑफ द सब्सिडेंस बिटवीन स्टेबल क्रेटोनियन मास इन विच थिक सेडिमेंट्री एंड द वॉल्केनिक सीक्वेंस अक्यूमुलेट। एक जगह तो इकट्ठा हो रहा है ना, तो वॉल्केनिक सीक्वेंस जो आ रहा है, सेडिमेंट्री एंड वॉल्केनिक सीक्वेंसेस, वहां पर अक्यूमुलेट हो रहा है, उस इलाके को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, जियोसिंक्लाइन बोल रहे हैं। डेफिनेशन अगर और थिंकर्स की देखे जाए तो ये अच्छी है, क्योंकि ये लेटेस्ट में आ गई हैं, ये पुरानी थी ना 1932 की, ये थोड़ी सी लेटेस्ट में है। अगर सबसे अच्छी लिखना है तो एक ही लाइन की 1965 में होम्स ने दी थी, जियोसिंक्लाइंस आर द मोबाइल बेल्ट्स। मोबाइल बेल्ट्स क्यों हैं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। मान लो अगर मेरा एक जहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर मेरा एक्यूमुलेशन पूरी तरीके से हो गया तो मेरा जियोसिंक्लाइन यहाँ से यहाँ भी तो शिफ्ट हो सकता है कि नहीं, वाटर भी भरा होता है उसके अंदर। दैट आर स्ट्रक्चरली अनस्टेबल। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक जियोसिंक्लाइन है, ये मेरी प्लेट्स हैं दो, ये मेरा जियोसिंक्लाइन, अब मेरी प्लेट अगर आगे बढ़ रही है तो क्या ये परमानेंट है क्या, मैं सिर्फ अभी ये प्लेट का एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, केबल प्लेट वाली बात नहीं है। कहीं भी जहाँ पर इस तरीके का क्या हो जाए, हम लोगों का डिप्रेशन हो, मतलब कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी जगह हो, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली प्लेट्स के बीच की बात कर रहा हूँ। ये केवल लिमिटेड नहीं है प्लेट्स के बीच में, ये कहीं भी बन सकता है नॉर्मली। सबसे पहले माइंड में ये रखना कि अगर मैंने आपको प्लेट का एग्जांपल दे दिया, वो मैंने समझाने के लिए आपको दे दिया, ये सिर्फ वन ऑफ द फैक्टर है कि किस तरीके से बनना है। अपन जब आगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितने सारे फैक्टर्स हैं जिससे जियोसिंक्लाइंस बनते हैं। समझ में आया। अब जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, जियोसिंक्लाइन इज अ लीनियर ट्रफ, लीनियर ही तो है, एक सीधे ही तो जा गया, ऑफ द सब्सिडेंस इन द अर्थ क्रस्ट इन विच अ लार्ज थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्स हैज अक्यूमुलेटेड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर तो लार्ज थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स। याद रखना की पॉइंट क्या है आप लोगों के, समझ में आया। की पॉइंट सिर्फ ये है कि जो आप लोगों का जो जियोसिंक्लाइन है वो नैरो होना चाहिए, शैलो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ और ट्रफ होना चाहिए, ये मतलब ट्रफ मतलब नीचे का हिस्सा, ठीक है, चाहे ट्रफ बोल दो चाहे कोई भी मोबाइल बेल्ट बोल दो, एक गड्ढा ही तो है, सीधा सीधी बात है, आपको जो भी रखना है उसकी जगह। हाँ, ट्रेंच मत लिख के आना, ट्रेंच बहुत गहरी होती है, ये शैलो बोल दिया ना मैंने, वो चीज हो गई। इसके अंदर अक्यूमुलेशन होता है, सब्सिडेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। बस यही जो 4 वर्ड है ना, बस यही दिमाग में रखो
कि जब ये चीज़ें होंगी तो वो चीज़ आपकी क्या होगी, जियोसिंक्लाइन होगी। समझ में आई। नेक्स्ट, अब अगर देखें भाई सबसे पहले, अब ऐसा तो है नहीं है कि इसका कोई ना कोई वो हो, तो एक दाना नाम के जियोग्राफर थे, उनने 1873 में फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था कि भाई एक जियोसिंक्लाइन नाम की चीज है। ठीक है, दाना ने 1873 में was among the first to use the term. It was pre-plate tectonic theory, है कि ना। मतलब अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आई है, ये तो अपने 1960s में स्टार्ट हुई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये देखो ना, ये 1873 में ही दाना ने स्टार्ट कर दिया था सोचना, क्योंकि अपन लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के कुछ अपन लोगों को आंसर्स नहीं मिल रहे थे किन्हीं माउंटेन्स के उसके माउंटेन्स की ओरिजिन के हम लोगों को आंसर्स नहीं मिल रहे थे। तो सबसे पहले, इससे पहले कौन सी चलती थी थ्योरीज, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी चलती थी। जब जियोसिंक्लाइन थ्योरी ने आंसर्स देना बंद कर दिए तो उस टाइम पे फिर वो बाढ़ आई कि भाई और थ्योरीज देखो और कैसे बने होंगे। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले की चीजें हैं ये। समझ में आया। तभी तो बोलते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या है और ये पुराना कंसेप्ट है। ये पुराना कंसेप्ट है। थ्योरी इमर्ज इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी बिफोर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी भी रिलेवेंट। अब अगर अब कोई बोल दे कि भाई ये तो पुरानी हो गई, अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि अभी भी रिलेवेंट है ना। अगर वो कोई फैक्ट है तो उस चीज को थोड़ी चेंज किया जा सकता है। तो स्टिल रिलेवेंट, अंडरस्टैंड द स्ट्रेटिग्राफी एंड माउंटेन एवोल्यूशन इन रीजनल ज्योग्राफी। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होता है, अगर किसी रीजन के अंदर आपको देख रहा है भाई, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इस चीज से। समझ में आया। अब ये अपने मैंने हैंड रिटन नोट बनाए थे, तो अगर आप वहां पर खुद को बना लो। वैसे तो मेरा पूरा के पूरे नोट्स जो है ना, आप जब लिखोगे ना तो आपके नोट्स इस तरीके से तैयार होंगे कि आपको मेन एग्जाम में किस तरीके से लिखे ना, सेम के सेम छापाना कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो जियोसिंक्लाइंस क्या होते हैं, ये लॉन्ग हैं बट नैरो हैं और सैलो हैं। समझ में आया ना, ये लॉन्ग है, नैरो है, सैलो है। वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय दी सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। सेडिमेंटेशन मतलब वहां पर आके एक्यूमुलेट हो रहा है। सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है कि वहां पर प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाना। जो भी आपके सेडिमेंट्स हैं वहां पर अपनी अर्थ के ऊपर एक जगह पर सेटल हो जाना, इस चीज को बोलते हैं अपन लोग जियोसिंक्लाइन। अब J.A. स्टीयर्स ने 1932 में क्या बोला कि जियोसिंक्लाइंस हैव बीन लॉन्ग रिलेटिवली लॉन्ग नैरो। रिलेटिवली मतलब अब मान लो इतनी लंबी जियोसिंक्लाइन है तो इसके अपेक्षा ये नैरो होगी। अब मान लो बड़ा नैरो का मतलब ये थोड़ी बहुत पतली स्ट्रिप होगी भाई, इतना होगा, लेकिन इसके मुकाबले काफी नैरो है, इस तरीके की है। समझ में आया ना। तो रिलेटिवली नैरो। अब बस पूरे जहां तक लोगों ने कभी ने नैरोअर बोल दिया, कभी नैरो बोल दिया, इस तरीके से डिप्रेशन होगा। नैरो डिप्रेशन विच सीम्स टू वी हैव सबसाइडेड ड्यूरिंग द अकुमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स इन देम। ऑब्वियस सी बात है कि वो कब सबसाइडेड हुई है, जब अक्यूमुलेशन हो रहा है सेडिमेंट जब भी था उसके अंदर। ठीक है। अब देखा जाए मोटा मोटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जियोसिंक्लाइंस की, कब बोलेंगे कि भाई ये जियोसिंक्लाइंस है, किस तरीके की है, तो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स बांट रखी है। बस ये वाली कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में रखना, बस इसी से आप लोगों का आंसर वहां पे हो जाएंगे। क्या, लॉन्ग है, नैरो है, सैलो है, डिप्रेशन ऑफ द वाटर, है ना। लॉन्ग, नैरो, सैलो, डिप्रेशन ऑफ द वाटर। दूसरा ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन होता है, याद रखना। सडन सेडिमेंटेशन नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है इसमें। सडन सेडिमेंटेशन नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ, ग्रेजुअल हुआ है। भाई सडन में थोड़ी इतनी जल्दी से वो अपना अक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ द ईयर्स में यहाँ पर क्या हुआ है, सेडिमेंटेशन हुआ है और सब्सिडेंस हुआ है, ग्रेजुअल नहीं है। नेचर एंड पैटर्न ऑफ द जियोसिंक्लाइन वाइडली चेंज। धीरे धीरे क्या होता है, नेचर और पैटर्न दोनों चेंज हो जाता है ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, तो इसका हमेशा पैटर्न। आप कोई बोलते हैं कि भाई अगर आज से 5 मिलियन ईयर अगो अगर मेरा कोई भी जियोसिंक्लाइन ऐसा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि प्रेजेंट में वो जियोसिंक्लाइन सिर्फ ऐसा हो, ऐसा हो। ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसका पैटर्न भी चेंज हो जाता है, नेचर भी चेंज हो जाता है। अगला, बॉर्डर्ड बाय द 2 रिजिड मासेस कॉल्ड फोरलैंड। क्या बोलते हैं, जब अब मैंने क्या बताया, 2 लैंड मास होते हैं उसके बीच में होता है ना, तो इस जो लैंड मास है ना, इस लैंड मास को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फोरलैंड, और ये बीच वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। समझ में आया, फोरलैंड और जियोसिंक्लाइन याद रखना। मोबाइल जोन ऑफ वाटर, अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पर कोई पानी है, यहाँ पर कोई पानी है, तो इसी के बीच से ही तो पानी निकल के जाएगा। मोबाइल जोन, अब जैसे रिवर के बीच में भी जियोसिंक्लाइन तो हो ही सकते हैं ना, तो पानी निकल के जो जा रहा है ना, मोबाइल जोन है ना पानी का, तो मोबाइल जोन ऑफ द वाटर है ये। समझ में आया। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जियोसिंक्लाइन की, मैंने अभी बताया मोटा मोटा, अब इसमें देख लो। लॉन्ग, नैरो, सेलो, डीप इन द लीनियर बेसिन, ठीक है, अक्यूमुलेशन होगा, सेडिमेंट्री, चाहे कोई भी हो। देखो मैं सीधे सीधे मैंने क्या बताया था, रॉक जो है ना वो कोई भी हो सकती है भाई। आपका सीधा सीधा क्या हो रहा है, वो या तो रिवर हुई, या आपकी क्या एयर हुई, ठीक है ना, या फिर आपके आइस हुई, ग्लेशियर्स हुए, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से उसको मूव करके ले जाएगा और एक जगह एक्यूमुलेट कर देगा। तो रॉक तो कोई भी हो सकती है, सेडिमेंट्री, वॉल्केनिक, मेटामॉर्फिक रॉक। 10 to 12 किलोमीटर की थिकनेस होती है, याद रखना कम से कम। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कर दिया और हो गया, बस उसको बोल दिया हम लोगों ने जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन के अंदर हम लोगों के सेडिमेंटेशन होते हैं। अब आप बोल दो सिंपल सी एक नदी है जिसके अंदर इतना कुछ है ही नहीं है, तो फिर कहाँ से, फिर उसको जियोसिंक्लाइन नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर ऑफन अक्सर कहाँ पर सिचुएट रहती है, बिटवीन टू सील्ड एरिया या कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, या दो सील्ड एरिया या फिर कॉन्टिनेंटल ब्लॉक के बीच में ये होती है। साइट्स ऑफ ओरोजेनेसिस, माउंटेन बिल्डिंग, सीधी बात है, यहीं पे माउंटेन बिल्डिंग होती है। जहाँ तक सब्सिक्वेंट क्या होता है, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता है, फोल्ड होता है। देखो पहले जो, अगर मैं यहाँ पर कंप्रेस करूँ इन चीज़ों को, बार बार मैं ये बना के आपको दिखा रहा हूँ, मैं आप एक बता दो, इसको पास में लेते जाओगे तो क्या होगा। सबसे पहले कोई भी जो इसके बीच में सेडिमेंट है वो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या होगा, अपलिफ्ट होगा। पहली स्टेज तो ये होगी ना। फिर क्या होगा, ग्रेविटी इसको ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ खींचेगी, तो क्या होगा, थोड़ी सी फोल्डिंग होगी, है कि नहीं। और जब फोल्ड होता चला जाएगा और इसकी फोल्डिंग और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जब अपन पूरा का पूरा जब देखेंगे ना माउंटेन की बिल्डिंग, तो आपको समझ में आएगा, तो ये और फोल्ड हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर क्रैक आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं फॉल्टिंग, ठीक है। तो ये फॉल्टिंग हो गई। जैसे ये फॉल्टिंग हो जाएगी तो क्या होगा, वो टूट भी सकता है। और इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा, अब यहाँ से क्या होगा, मैग्मा भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये तो मैंने अभी तक किसका था उसका। अब यहाँ पर और जाना हुआ फोल्डिंग वगैरह, तो यहाँ से मैग्मा भी तो निकलेगा। मिड ओशनिक रिच एग्जाम्पल दिया था मैंने। जियोसिंक्लाइंस डिपॉजिट्स आर कॉमनली फाउंड इन मोबाइल बेल्ट, कहाँ पर होते हैं, मोबाइल बेल्ट के, जहाँ पर अभी भी बह रहा है। जैसे एग्जाम्पल हिमालय या आल्प, अभी भी तो अपनी प्लेट जो है आपस में खिसक रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट, इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ है। भाई देखो सबसे पहले मैंने बताया ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हॉल जो थे सबसे पहले थे, तो हॉल और डाना, जेम्स हॉल और जेम्स डाना, 1850s और 1870s की बात है। इनने क्या किया, सबसे पहले यूएसए के अपलेचियन माउंटेन्स की स्टडी की, उस पर बेस्ड इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टर्म दे दी क्या, जियोसिंक्लाइंस। इनने ऑब्जर्व किया कि जो फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, और उसको थ्योरीजाइड किया, दे वर फॉर्म्ड इन द डिप्रेस्ड ट्रफ। ऑब्वियस बात है ना, डिप्रेस्ड ट्रफ के अंदर फोल्ड माउंटेन्स जो है ना, फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक जो मिली है ना, उसको थ्योराइज्ड किया, सॉरी मैं अभी मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, थ्योराइज किया, देवर फॉर्म्ड इन द डिप्रेस्ड ट्रफ, कॉल्ड दीज डिप्रेशन जियोसिंक्लाइंस। क्या बोल रहे हैं इनको अपन, जियोसिंक्लाइन। इन डिप्रेशंस को इन लोगों ने जियोसिंक्लाइन बोल दिया, क्योंकि फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स को ऑब्जर्व किया ना इनने, और उसको थ्योराइज कर लिया इस चीज़ को कि भाई ये तो यार डिप्रेस ट्रफ है। एम्पेसाइज्ड वर्टिकल मूवमेंट, इनने वर्टिकल मूवमेंट पे एम्पेसाइज किया। अभी तक क्या था, प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन वो लेटेस्ट है। प्लेट टेक्टोनिक्स ज़्यादातर अपनी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे करती है, ये वर्टिकल मूवमेंट को एम्पेसाइज कर रहे हैं, सब्सिडेंस पे कर रहे हैं और कंप्रेशन पे कर रहे हैं। वही तो कंप्रेशन हुआ, सब्सिडेंस हुआ, एक जगह सेटल हो गया, और वर्टिकल मूवमेंट, इस पे इन्हें एम्पेसाइज किया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है भाई, हर जो लेटेस्ट पुरानी सबसे पुरानी चीज़ होगी उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कमी निकाली है भाई, उनको और भी तो बेटर कर दिया ना स्टोरी को। इन्हें क्या बोला कि ये प्रॉपर मैकेनिज्म लैक कर रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण। उस टाइम भाई 1850s 70s में अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया है
कि जियो सिंक्लाइंस हैं यहाँ पर, तो भाई ये भी तो बड़ी बात है ना। तो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो इसका मतलब वो प्रॉपर मैकेनिज्म को बता ही नहीं पा रहे थे कि सब्सिडेंस क्या हो, कैसे हुआ यहाँ पर, और माउंटेन बिल्डिंग कैसे हो रही है। भाई उनने अब उस टाइम पे थोड़ी दिमाग चला होगा कि यहाँ से हम लोगों की रिवर हो या फिर आप लोगों का ओशन का जो वाटर हो वो वहाँ से कोई चीज़ लेके आ रही है फिर वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही है, उनने नहीं था, वो नया नया चीज़ थी। तो अब ये क्या हुआ, ये अपन लोगों को प्लेट टेक्टोनिक सब समझ में आया। उस टाइम पे ये कहाँ पता था कि हम लोगों की जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए ये वाली चीज़ को वो लैक कर गए कि नहीं बता पाए। समझ में आया। अब देखो वही जेम, देखो सबसे पहले एवोल्यूशन देखेंगे तो स्टार्ट किसने किया, जेम्स हॉल एंड डाना ने। बट ये कंसेप्ट को एलेबोरेट किसने किया, हॉग ने। किसने किया, हॉग ने। फर्दर जो JW इवांस हैं, सुचर्ट्स हैं, होम आर्थर होम्स हैं, इनने भी अपने अपने व्यूज दिए जियो सिंक्लाइंस के ऊपर। समझ में आया। कौन अपन को कौन कौन से जोग्राफर्स का नाम याद रखना है जियो सिंक्लाइंस के अंदर, एक तो हॉल एंड डाना, हॉग, JW इवांस, सुचर्ट्स और होम्स। याद रखना। मैंने क्या बताया था, मैं जब भी नोट्स बनवाऊंगा मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप डायरेक्ट उसके अंदर एग्जाम के अंदर मेंशन कराएंगे, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को याद हो जाएंगे ये। बस ये वाले आपको ये याद रखना कि जब भी आप कभी भी लिंक करो आपके दिमाग में ये वाले जोग्राफर्स या थिंकर्स आने चाहिए। अब एक एक से अपन डिस्कस करते हैं। हॉलैंड डाना अभी मैंने डिस्कस किया। डाना ने क्या बोला, इन्हें डिफाइन किया जियो सिंक्लाइंस एज आ, इनने बोला कि जियो सिंक्लाइन क्या है, लॉन्ग, नैरो, शैलो, सिंकिंग बेड ऑफ द सी। सिंकिंग बेड ऑफ द सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर सी का वाटर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंक की तो होंगी चीज़ें, कुछ भी चीज़ आ रही है वहाँ से मतलब एक्यूमुलेट होके यहाँ पर सिंकिंग ही तो है। तो ये लॉन्ग है, नैरो है, सैलो है, सिंकिंग बेड ऑफ द सी। बस हर कंसेप्ट के अंदर बस यही लाइनें लिखनी है आप लोगों को। बस ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीपल चीज़ें बता रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं और बस भैया किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, लेकिन है वही चीज़। बात की बात वही चीज़ है कि अगर आपकी कटोरी है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, किसी ने डिफाइन कर दिया है कि जो बड़ा जो है वो कटोरा हो गया, इतना बड़ा कटोरा होगा, इसको हम लोग कटोरी बोल रहे हैं। बस वही चीज़ बोल रहे हैं कि इसने बोल दिया कि जियो सिंक्लाइन भाई लॉन्ग है, नैरो है, सैलो है, सिंकिंग बेड ऑफ द सी है। बस डिफाइन करते जाओ आपकी नज़रों में वो चीज़ क्या है, बस उसको डिफाइन करते जाओ। किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो पेड़, किसी ने अगर बनाया ये ट्री बनाया, ठीक है, तो कोई देख के बोलेगा ये तो बनियान ट्री है, कोई बोलेगा ये मैंगो ट्री है, कोई बोलेगा ये नीम है। ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चीज़ें है तो, लेकिन ओवरऑल ये क्या चीज़ है तो वो ट्री ही ना। ऑब्वियस ही बात है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह के अगर रीजनल ज्योग्राफी में अगर बात करोगे तो हर जगह पे किसी न किसी की थोड़ी थोड़ी से चेंजेस होंगे, लेकिन है तो वही चीज़। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपके टोमेटो की अगर वेराइटीज दिखे तो काफ़ी है। तो बस वही चीज़ बोल रहा है। डाना ने बोला लॉन्ग, नैरो, सैलो, सिंकिंग बेड ऑफ द सी। समझ में आया। अगला हॉल ने क्या बोला, और इसी के अंदर डाना ने एक चीज़ और बोली, जो रॉक ऑफ द फोल्ड माउंटेन मरीन ओरिजिन में है। यही तो नोटिस किया इनने। हॉल ने क्या किया, इनने एविडेंसेस दिए। एविडेंसेस दिए किस चीज़ के, रिलेशनशिप बिटवीन जियोसिंक्लाइन एंड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इनने सिर्फ केवल जियोसिंक्लाइन की बात करी, इनने इसको रिलेवेंट बना दिया और एविडेंसेस भी दे दिए कि भाई जियोसिंक्लाइन और फोल्ड माउंटेन जो है लिंक है एक दूसरे से। रॉक्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स बर डिपोजिट्स इन सैलो सी। अब देखो इनने क्या देखा कि ये जो हम लोगों की जो रॉक है, जो फोल्ड माउंटेन के ऊपर जो रॉक है, वो पहले क्या थे, एक सैलो सी के डिपोजिट्स हुआ करते थे। तो वो ऊपर कैसे पहुंचे, इट मीन्स ये वाली जो चीज़ है जियोसिंक्लाइन, इसका ही इनने रिलेशन बना दिया फोल्ड माउंटेन के ऊपर। जब तक ये वो नहीं होगा तभी तो होगा। बेड ऑफ जियोसिंक्लाइन सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस ड्यू टू द कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन बट डेप्थ ऑफ द वाटर इज सेम। भाई देखो पानी का जो डेप्थ है वो तो सेम ही है, पानी की डेप्थ है वो तो सेम है, लेकिन जो हम लोगों की सेडिमेंटेशन के कारण सेडिमेंट, अब वैसे देखो अगर आप किसी, आपने कौवे की कहानी सुनी होगी, उसने क्या करता था पानी को ऊपर लाने के लिए, वो क्या करता था पानी को ऊपर लाने के लिए इसमें पत्थर कंकड़ डाल देता था, तो उसकी जो वाटर की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन इसकी जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो सेम रह रही है। मतलब गहराई जो है वो सेम रह रही है हमेशा, गहराई सेम रह रही है, जब भी अब बढ़ भी रहा है तब भी वो गहराई सेम रह रही है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसके अंदर वो डालता जाऊंगा
मेरा पानी मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा, मेरा ये इतना सिर्फ इतना ही अगर वो रहता तो मेरी ये गहराई सेम रहती, तो इसके तो वो सेम ही है ना, वाटर लेवल सेम आ रही है लेकिन गहराई सेम हो रही है, अंदर आया ना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इस पे ने क्या किया, रिलेशंस निकाल लिए कि भाई क्योंकि कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन होने के बावजूद भी इसकी गहराई क्या हो रही, कम नहीं हो रही है, क्यों, और फिर जब वो ऐसी जाएगी तो ये ऊपर से बढ़ती चली जाएगी। ये तो बोला बेड ऑफ जियोसिंक्लाइन सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस डिफरेंट टू द कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन बट डेप्थ ऑफ द वाटर इज सेम। समझ में आया। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, ह्यूग, फिर इसको ह्यूग ने इसको और अच्छी तरीके से किया। हॉग ने 1900 में, मतलब हॉग ने ये थ्योरीज दी 1900 से 1908 तक, इनने इंट्रोड्यूस कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ द जियोसिंक्लाइन को। भाई थोड़े थोड़े उन्होंने क्या किया, दो टाइप में इसको बांट दिया, एक यूगो जियोसिंक्लाइन, क्या यू जियोसिंक्लाइन, यू जियोसिंक्लाइन, क्या यू जियोसिंक्लाइन, अंदर नहीं है देखो, उसको डैश लगा लो, वैसे यू जियोसिंक्लाइन ही बोलते हैं, ये टर्म्स ही हैं बस, इसी से तो आप लोगों के मार्क्स आएंगे। यू जियोसिंक्लाइंस और मियो जियोसिंक्लाइंस, क्या यू और मियो जियोसिंक्लाइंस। यू का मतलब क्या होता है, डीपर पार्ट है इसके अंदर, वॉल्केनिक है, ऑफिलाइट्स है इसके अंदर, मैंने बताया था ऑफिलाइट्स क्या होते हैं, हाईली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं ये, समझ में आया, हाईली डिफॉर्म्ड है, ऑफिलाइट्स है, वॉल्केनिक है और डीपर पार्ट है ये। मियो है, ये मार्जिनल है, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, शैलो वाटर सेडिमेंट है। समझ में आया, मतलब सीधी सीधी बात है, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये ऐसा है जियोसिंक्लाइन, और ये वाला जो है वो ऐसा है जियोसिंक्लाइन। समझ में आया, ये लेस डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें वॉल्केनोज वगैरह भी हो सकते हैं, ऑफिलाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं, डिफॉर्म भी है, हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी वो डिफॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो गया, ये बिल्कुल सीधा सीधा अपना लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, देखो पुरानी चीज़ है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, भाई उनने बोला भाई तो तुम बहुत डिस्क्रिप्टिव हो, आप डिस्क्रिप्शन दे दिया और डायनामिक्स को भी उन्होंने नहीं समझाया कि क्यों है क्या है, अभी भी जो है प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बता पाए। सोचो 1850 से लेकर 70s तक हॉल और डाना ने जो है मैकेनिज्म नहीं बता पाया, हॉग ने भी नहीं बता पाया मैकेनिज्म। समझ में आया। अब देखो मोटा मोटा समझो कि क्या किया इसने, हॉग ने क्या बोला, जो जियोसिंक्लाइन जो है वो लॉन्ग डीप वाटर बॉडीज है, क्या है, लॉन्ग डीप वाटर बॉडी, ऑल्सो पॉस्टुलेटेड पोजिशन ऑफ द प्रेजेंट डे माउंटेन्स, इनने वो ही बताया कि भाई प्रेजेंट डे माउंटेन्स कहाँ पर किस तरीके से क्यों बन रहे हैं, वेयर प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय दी ओशनिक ट्रैक्ट। इन्हें बोला कि जो आज के जो हम लोगों के फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, इन्हें मतलब सीधा सीधा माउंटेन्स बोल दिया, जो माउंटेन्स हैं वो पहले जो थे वो ओशनिक ट्रैक्ट से ऑक्यूपाई किए गए थे, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ओशन हुआ करता था। समझ में आया। देखो मैं आगे बताने वाला हूँ वही चीज़, मैं छोटी सी आप लोगों को एक चीज़ और कंसेप्ट बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हिमालयास की बात करूँ तो स्टार्टिंग में यहाँ पर हिमालय नहीं था, क्या था, हम लोगों की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, उससे पहले यहाँ पर एक सी हुआ करता था, तैतीस सी, तैतीस सी, ठीक है, यहाँ पे एक तैतीस सी हुआ करता था जिसके अंदर सेडिमेंटेशन हुआ, जैसे जैसे वो टकराने लगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, ओशनिक ट्रैक्ट था, यहाँ पर ओशनिक ट्रैक्ट था, जब ये टकराया तो यहाँ पर हिमालयास बनना स्टार्ट हुए। तो बस यही चीज किसने बोली हॉग ने बोली, गेव पेलियो जोग्राफिकल मैप, और इस ट्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, जियोसिंक्लाइन बोल रहे हैं। इनने क्या बोला, अब दूसरा इनने क्या दिया, पेलियो जियोग्राफिकल मैप दिया मिजोइक एरा का, बताया था मैंने मिजोइक एरा से स्टार्ट हुई है, लोगों ने जब डिस्कस करना चालू किया। जियोसिंक्लाइन एग्जिस्टेड एट मोबाइल जोन ऑफ द वाटर, कहाँ पर है जियोसिंक्लाइन, कहाँ पर होते हैं, मोबाइल जोन ऑफ द वाटर होते हैं, बिटवीन रिजिड मासेस, रिजिड मासेस के बीच में अगर कोई भी मोबाइल जोन ऑफ वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे, जियोसिंक्लाइंस बोलेंगे, वहीं पर होता है जियोसिंक्लाइंस। अब अगर सिंपल सा मैं बताऊं आप लोगों को, वेट, ठीक है, आवाज है, चलो लेट्स स्टार्ट।
अब देखो हम कहाँ थे। हाँ, मैंने ये बता दिया था कि रिजिड मासेस होते हैं। उसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सी सिंकिंग बेड ऑफ द सेडिमेंटेशन बताऊं। अपने पास क्या है, यहाँ पे फोर लैंड है। क्या है यहाँ पर आपस में, फोर लैंड है। इसको फोर लैंड बोलते थे ना, मैंने बताया था। ये फोर लैंड के बीच में क्या है, यहाँ पर क्या है, एक वाटर बॉडी है। अब मान लो ये सी लेवल है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। अब मान लो सबसे पहले मेरा क्या हुआ, अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। जैसे अक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, सबसिडेंस होता जाएगा। फ्लोर के ऊपर पहली लेयर यहाँ आएगी, है कि नहीं। जब यहाँ पे सबसिडेंस हुआ तो उसके बाद जो होगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा फिर सेडिमेंटेशन स्टार्ट हुआ, फिर और सब्सिडेंस स्टार्ट हुआ। मतलब ये आती जाएगी और सब्सिडेंस स्टार्ट होता जाएगा। इट मीन्स लेयर्स बनती चली जाएंगी। देखो ये लेयर्स बन गई, लेयर बनती चली गई, लेकिन सी लेवल चेंज नहीं हो रहा है। ये देखो पहले के पहले। अब ये देखो, चाहे कितनी भी लेयर ले लो, वाटर है ये अपना। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे सब्सिडेंस हुआ, फिर यहाँ पे और लेवल और आ गया। ऐसे ऐसे अपने लोगों को क्या है, अलग अलग लेयर्स पर सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो गया। सेडिमेंटेशन ऑफ द फ्लोर, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। मतलब लेयर बाय लेयर अपने लोगों की सेडिमेंटेशन होती है। अब अगर ये इसको स्क्वीज करेगा तभी तो ये सेडिमेंट्स क्या होगी, ऊपर बढ़ती चली जाएगी। ये टूटेगी, थोड़ी सी ऊपर नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अभी अपन बाद का प्रोसेस है, ये सिर्फ अभी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है कि सिंकिंग बेड। अब इसके ऊपर अगर कोई सेडिमेंट और ज्यादा, मान लो ये मेरे नीचे है, इसके ऊपर और सेडिमेंट्स आए तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और इसके वेट के कारण क्या होगा, ये सब्सिडाइज कर जाएगी। सब्सिडाइज कर जाएगी तो मतलब ये और ज्यादा नीचे चली जाएगी, तो एकदम से सेटल हो जाएगी मस्त तरीके से। समझ में आया। अब देखो जो हॉग है ना, इनने क्या किया है, इनने 5 रिजिड मासेस को आइडेंटिफाई किया। मैंने बताया था ना कि रिजिड मासेस के बीच में अगर मोबाइल जोन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोसिंक्राइन बोलते हैं। इनने 5 रिजिड मासेस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। कौन कौन से, एक साइनो साइबेरियन, साइनो साइबेरियन, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक, तीसरा अफ्रीका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडागास्कर और पैसिफिक। ये 5 किए। देखो मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आएगा। देखो आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने डाला ही नहीं है इसमें वर्ल्ड मैप। देखो वैसे नॉर्मली आप देख लो, क्या मैं बताऊँ आपको, सिंपल सी बात है। एक मेरे को बताओ, ये जो हम लोगों का इंडियन प्लेट है, पहले ये कहाँ थी, यहाँ थी ना। ये वाली जो प्लेट, ये वाली प्लेट है वो यहाँ थी। इसके बीच में भी कुछ था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ था। तो अगर इन दोनों के बीच का जो एरिया अगर हुआ, इन दोनों के बीच का ये एरिया हुआ, ये एरिया हुआ, तो यहाँ पर क्या था पहले, ये बीच के एरिया, ये टेक्टोनिक प्लेट जो टकरा रही है, यहीं पे तो अपने माउंटेन्स बन रहे हैं ना। तो इस तरीके के बीच में, अब पहले तो यहाँ था नहीं, अब तो वहां से क्या है, सी चला गया। तो ये सीज जो आ रहे हैं बीच में, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन लोग, जियो सिंक्लाइंस बोल रहे हैं। समझ में आई। वेट, हाँ। तो बस कौन कौन से याद रखना आप लोगों को, 5, साइनो साइबेरियन, नॉर्थ अटलांटिक, अफ्रीका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडागास्कर और पैसिफिक। अब इनके बीच में ही इसने क्या किया, 4 जियो सिंक्लाइंस जो थे उनको आइडेंटिफाई किया। कौन कौन से, रॉकी, उराल, तैथिस और सरकम पैसिफिक। तैथिस सी के बीच में तो हम लोगों को हिमालय बना है, रॉकी माउंटेन उसके बीच में बना है रॉकी, ठीक है। उराल माउंटेन वही उराल के बीच में है। तैथिस अपना 33 सी हो गया, अब तो हिमालय पूरा तरीके से एकदम। सरकम पैसिफिक, सरकम पैसिफिक। इनने और जाना क्या किया, इन्हें रिमार्क किया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द जियो सिंक्लाइंस में पास थ्रू द कंप्लीट साइकिल ऑफ द प्रोसेस। जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे जियो सिंक्लाइन सारी के सारी साइकिल से गुजरे। अब जो साइकिल क्या है, सबसे पहले सेडिमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद सब्सिडेंस होता है, सेडिमेंट्स हुआ फिर सब्सिडेंस हुआ, फिर कंप्रेशन होता है, फिर फोल्डिंग होती है। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रोसेस एक जियो सिंक्लाइन गुजरे। अब इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या मिला है कि इनने प्रोवाइड नहीं किया कुछ क्वेश्चंस के आंसर को, जो कि हम लोगों के अराइज कर रहे हैं पैलियो जियोग्राफिकल मैप को ऑफ द मीजोइक एरा गिवन बाय हिम। क्वेश्चंस कैसे थे, क्या हुआ कि इतने बड़े जो लार्ज मासेस है ना, उस एरा के बाद क्या हुआ इतने बड़े लार्ज मासेस का, वेयर डिड दे डिसअपियर। आप मुझे बोल रहे हो कि इतने बड़े बड़े लार्ज मासेस थे, पूरी तरीके से डिसअपियर कैसे हो गए, ये नहीं दे पाए आंसर, क्योंकि उस टाइम पे याद रखना माइंड में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही नहीं आई थी, है कि नहीं। तो ना किसी ने बताया थोड़ी था कि मूव कर रहे हैं।
1912 में सबसे पहले बोलने की कोशिश की थी ना लोगों ने, बोलने कि भाई ये मूव कर रही हैं प्लेट्स। जियोसिंक्लाइंस एज वेरी डीप ओशनिक ट्रैक्ट ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वेरी डीप ओशनिक ट्रैक्ट पर जियोसिंक्लाइंस है, बिकॉज फॉसिल फाउंड इन द फोल्डेड माउंटेन्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेलोसीज। उन्होंने बोला कि जो फॉसिल जो मिल रहे हैं ना हम लोगों को माउंटेन्स पे, वो हम लोगों को मरीन ऑर्गेनिजम्स के मिल रहे हैं और सेलोसीज के मिल रहे हैं। यही तो मैं लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि भाई नीचे की जो मरीन वाली जो है वो ऊपर आ गई है, तो वही तो हम लोगों को क्या था, अब लोगों को ये पता चला था कि भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। अगला इवांस, JW इवांस, इनने क्या किया, प्रपोज किया दो टर्म। पहला जी एंटीक्लाइंस, क्या जी एंटीक्लाइंस। इसने बोला जी एंटीक्लाइंस क्या होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं, स्टेबल होते हैं और रिलेटिवली अफ्लिप्टेड एरिया होते हैं अर्थ के क्रस्ट के, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइंस के बीच में जियोसिंक्लाइन अगर कहीं भी है तो अब एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज़ को दबाओगे, स्क्वीज करोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, इस वाला इलाके तो थोड़ा सा उठेगा, बीच वाला यहाँ पे जितना भी बड़ा हो सबसे पहले बीच वाला इलाका तो उठेगा। हाँ नॉर्मली अगर स्ट्रक्चर होता है तो बगल का पहले उठता है, ये उठता है, ये भी तो उठेगा। तो ये वाला जो एरिया है ना इसको बोले हैं जी एंटीक्लाइंस। क्या बोले हैं, जी एंटीक्लाइंस। क्यों बोले इसको जी एंटीक्लाइंस, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर वाले हिस्से को एंटीक्लाइंस, नीचे वाले हिस्से को सिंक्लाइंस, तो बस यही हो गया एंटीक्लाइंस। ठीक है, और जियो सिंक्लाइंस जो मैंने बताया नीचे वाला से आसपास के हिस्से को, वही चीज़ है। अल्टरनेटिंग अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड फ्लेक्सर्स, मतलब बेंडिंग होती है, कर्विंग होती है। अब इसी में तो अल्टरनेटिंग होती है कि भाई पहले कभी ऐसा इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होता है। ये किसने बोला, इवांस ने बोला। क्लोज टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फोल्डिंग, ये बिल्कुल आज के टाइम पे जो फोल्डिंग कंसेप्ट जो चल रहा है ना, जो मैंने अभी बताया फोल्डिंग ऐसे होती है, लगभग वैसी ही चीज़ इन्हें इवांस ने बोली थी। अब देखो इवांस ने और क्या क्या बोला, इन्हें बोला कि जो जियो सिंक्लाइंस है ना वो सो वेरिड विद द डिफिकल्टी टू फाइंड। सबसे पहली बात तो इतने वेरिड हैं, क्योंकि इनने क्या बोल दिया कि स्टेजेस थी ना इस तरीके की, तो इन्हें बोला कि भाई ये इतने वेरिड हैं कि हम लोग डिफाइनाइट फॉर्म इसकी नहीं बता पा रहे। ठीक है, और ना लोकेशन ठीक से हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। फॉर्म एंड द शेप चेंजेस विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, उसका जो जब भी एनवायरमेंट चेंज होता है उसका शेप और फॉर्म चेंज होती जाती है। कंडीशंस क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव सिचुएशंस ऑफ द जियो सिंक्लाइन। क्या सिचुएशन होंगी, पहली सिचुएशन बिटवीन टू लैंड मासेस। एग्जाम्पल 33 का जो जियोसिंक लाइन है अपने लॉरेसिया और गोंडवाना के बीच में, लॉरेसिया और गोंडवाना के बीच में 33 हुआ करता था। तो ये कहाँ पर होता है, हमेशा टू लैंड मासेस के बीच में। दूसरा इन फ्रंट ऑफ द माउंटेन्स और प्लेचू, भाई प्लेचू उसके सामने या माउंटेन्स के सामने होगा। जैसे ट्रेंचेस आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द हिमालयास इंडो गेंजेटिक प्लेन्स विच वॉज फिल्ड आफ्टर द फॉर्म्ड अलोंग मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। हम लगभग कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर मिलता है अपन को ये। फ्रंट ऑफ द रिवर माउथ पे भी मिलता है अपन को। ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पर हम लोगों की रिवर गिर रही है वहाँ पर भी तो हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, डिपोजिशन होगा ना यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चीज़ हो गई। इवांस ने और क्या बोला कि ऑल शेप्स एंड द लोकेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्विन प्रोसेस। दो प्रोसेस होती हैं भाई, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। इन्हें दो प्रोसेस बोली। जियोसिंक्लाइंस आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ द सेडिमेंटेशन आर स्क्वीज्ड। जैसे सेडिमेंटेशन होता है बहुत देर बाद, तो फिर धीरे धीरे स्क्वीज होती है और फोल्ड होती है। किसमें, माउंटेन्स में, माउंटेन रेंजेस में। वही चीज़ है, सेडिमेंटेशन आया और ये धीरे धीरे सब्सिडाइज कर गई, सब्सिडेंस होता गया, देखो अलग अलग लेयर्स पे। वही चीज़ है। अब स्क्वीजिंग हुई, अगर इसको बोलेंगे स्क्वीजिंग, तो क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनना स्टार्ट हुए। देखो आसपास जैसे स्क्वीजिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। और ये स्क्वीजिंग में अगर ये प्लेट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये दिमाग में रखना, मैंने अभी जितना भी बोला ये दिमाग में रखना, उस टाइम पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं हुई थी इजाद। समझ में आया, ये सबसे पहले दिमाग में रखना, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की पहले की चीज़ है। तो इट मीन्स उस टाइम पे उन लोगों ने ये नहीं बोला कि ये हम लोगों की क्या है, स्क्वीज इस चीज़ से हो रही है, नहीं। अब ये कॉमन सेंस लगाओ, जब उनको ये नहीं पता है, ये तो अब लेटेस्ट तो पता चल गया कि भाई इसकी भी हेल्प से जो चीज़ हो रही है, क्योंकि वो आपस में टकरा रही है। उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला कि जो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे जब एक्यूमुलेशन होगा तब ये सबसे पहले बीच में ही तो जाएगी चीज़। अब अगर कोई चीज़ और ज़्यादा भरते जाओगे तो उसके आसपास की चीज़ तो सबसे पहले फैलेगी। अगर आप एक गिलास में पानी भरो
अगर आप एक गिलास में पानी भरो और यहाँ पे मैं सेडिमेंटेशन करता गया और ये इस तरीके की ये बाउल है और ये मेरा सेडिमेंटेशन इस तरीके का है और मैं इस पर और बढ़ाता चला गया, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा फैलेगी, तो ये इधर बढ़ेगी ना, इधर बढ़ेगी, तो ये ऊपर कहाँ होगा, बाउल में ही तो फैलेगी, तो ये क्या होगी, ऊपर उठते यहीं तो आएगी, ऊपर यहाँ थोड़ी उठेगी, ये तो पानी भरा हुआ है, ये तो पानी भरा हुआ है, तो वो कहाँ आएगी, लैंड के इस इलाके में, तो वो सेडिमेंटेशन यहाँ पे इकट्ठा होगा दोनों तरफ। तो इसी को तो हम लोग फोल्ड माउंटेन्स बोल रहे हैं, है कि नहीं। उस टाइम पे ये चीज बोली गई थी, समझ में आया। तो जो स्क्वीजिंग है वो हॉरिजॉन्टल नहीं बोली, वो बोली है वर्टिकल, इवांस ने। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज समझना, ये चीज समझ में आया। सब चीज में यही चीज की स्क्वीजिंग है, अगर बोल रहे हैं तो समझ में आया। अगला, अब आ गया 1920s। यहां से क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में थोड़ा समझ में आया हम लोगों को, समझ में आया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में धीरे धीरे आने लगी लोगों के पास में, समझ में आया। अब सुचर्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, सुचर्स का क्लासिफिकेशन देखें तो इन्होंने क्या बोला, 3 टाइप में इसको क्लासिफाई किया मोटा मोटा, अटलांटिक टाइप, पैसिफिक टाइप और मेडिटेरेनियन टाइप। इन्हें 3 जगह की देखा, अटलांटिक, पैसिफिक और मेडिटेरेनियन। अटलांटिक टाइप कहाँ पर है, ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में है अटलांटिक में। पैसिफिक में मार्जिन्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर। मेडिटेरेनियन टाइप में जो है क्लोज्ड बेसिन है और कॉम्प्लेक्स है काफ़ी मेडिटेरेनियन। यूजफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द टेक्टोनिक सेटिंग्स, इसी से हम लोगों को टेक्टोनिक सेटिंग्स जो है थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी। टाइप्स ऑफ जियोसिंक्लाइंस, सुचर्स 1925 और 24 में बोला टाइप्स ऑफ जियोसिंक्लाइंस, सुचर्स ने 1924 में। टाइप्स क्या बोलेंगे, देखो, मियो जियोसिंक्रोनाइज, मियो जियोसिंक्रोनाइज, मियो जियोसिंक्लाइंस, मियो जियोसिंक्लाइंस वही चीज जैसे वो था। इसमें क्या बोला, शैलो वाटर होगा, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होंगे, मोस्टली मरीन ओरिजिन होगा भाई, समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अप्लेचियन बेल्ट यूएसए का, यू जियोसिंक्लाइन, यू जियोसिंक्लाइंस, ये मियो था वो यू था। डीप वाटर डिपॉजिट्स होंगे इसके अंदर विद वॉल्केनिक एंड ग्रेवैक्ड टेक्टोनिक एक्टिविटी, समझ में आया। ये कौन से है, एंडीज और हिमालय। जब डीप वाटर डिपॉजिट होंगे तो जब अगर उससे अगर फुल माउंटेन बनेगा तो बहुत ऊंचा बनेगा ना, उससे आप समझ लो। और टेप्रोजेनिक, टेप्रोजेनिक क्या होता है, रिफ्टेड और फॉल्टेड जियोसिंक्लाइंस, उठ चुके हैं बहुत ऊपर और फॉल्ट भी आ चुका है, टू फॉर्म दी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल, मतलब रिफ्टेड मतलब टूट के यहाँ से बना हुआ। जैसे अपन लोग मिडोसेनिक रिजेस देखते हैं आपस में, मिडोसेनिक रिजेस पे क्या होता है, आपकी रिफ्टिंग होती है ना, या फिर फॉल्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अक्यूमुलेशन होगा, एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा कोई भी चीज़। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब अपनी कोई भी चीज़ हो रही होगी तो वहाँ पर गड्ढा टाइप का बनेगा। तो एक मतलब सिंपल सी बात है, एक बात दिमाग में रखो, जियोसिंक्लाइंस मतलब गड्ढा, बस लंबा गड्ढा लेकिन सकरा गड्ढा, बस दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम एग्जाम्पल के तौर पे। सुचर्स देखो, मैंने अभी इसको बनाया, मोनो जियोसिंक्लाइन, पॉली जियोसिंक्लाइन और मीजो जियोसिंक्लाइन। इसको इस तरीके से कर सकते हो, मोनो मतलब सिंगल होगा, मतलब एक ही साइकिल से गुजरेगा, कौन सी से, सेडिमेंटेशन और माउंटेन बिल्डिंग। वन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड माउंटेशन पासिस थ्रू ओनली वन साइकिल ऑफ द सेडिमेंटेशन एंड माउंटेन बिल्डिंग। जैसे एग्जांपल अप्लेचियन जियोसिंक्लाइंस, ठीक है, एक्सेप्शनली लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा होगा, नैरो बट सैलो वाटर ट्रैक्ट, सैलो होंगे, काफ़ी ऊंची तक होंगे। पॉलिश जियोसिंक्लाइन मतलब ब्रॉडर देन मोनो जियोसिंक्लाइंस, थोड़ा सा ब्रॉडर होगा, लॉन्ग होगा, वाइडर होगा वाटर बॉडी, एग्जिस्टेस फॉर द लॉन्गर पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है। मोर देन वन फेज ऑफ द ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस से एक फेज ज़्यादा, ठीक है, मतलब ये तो सिंगल फेज था ना, कम से कम एक फेज ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल उराल जियोसिंक्लाइंस। मीजो जियोसिंक्लाइंस क्या हो गया, बहुत लंबे, नैरो एंड मोबाइल ओशनिक बेसिन हो गए, विच आर ब्रॉडर बाय द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम ऑल साइड्स, सारे कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा सारे साइड्स में ब्रॉड होंगे। पासिस थ्रू सेवरल फेजेस ऑफ, सेवरल फेजेस से पास करेंगे, जैसे सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग जितने भी होंगे। तैंतीस जियोसिंक्लाइंस, ठीक है हो, इसी के अंदर सब कुछ सारे के सारे फेजेस होंगे। आर्थर होम्स का देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए, और कोई बात नहीं है कि भाई एग्जाम में पूछ रहे हैं, भाई पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है।
तो 1931 और 44 में आर्थर थॉम्सन ने इन्हें क्या किया, रेडियो एक्टिव हीटिंग का यूज़ किया, रेडियो एक्टिव हीटिंग का यूज़ किया और बोला कि इसके कारण कन्वेक्शन करंट्स हैं मेंटल के अंदर, और उन्होंने बोला कि प्रोवाइडेड मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सिडेंस। अभी तक मैकेनिज्म नहीं बताया था ना, ये मैकेनिज्म पे आ गए, मूवमेंट एंड द सब्सिडेंस का मैकेनिज्म बताया कि भाई जो रेडियो एक्टिव हीटिंग है, कन्वेक्शन करंट है मेंटल का, उसके कारण ये हुआ। पेव्ड द वे फॉर द प्लेट टेक्टोनिक्स, इससे अपन को पता चला कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स इस तरीके के स्टार्ट हुई है। जियोसिंक्लाइंस आर द रिजल्ट ऑफ द स्लो प्रोलॉन्ग्ड सब्सिडेंस ड्यू टू द अंडरलाइंग कन्वेक्शन करंट। स्लो है पहली बात, तो प्रोलॉन्ग्ड सब्सिडेंस, रुका नहीं है सब्सिडेंस, क्योंकि इसके नीचे जो कन्वेक्शन करंट्स जो चल रहे थे, मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको बताया, बस उसी के कारण ये चीज़ें बन रही हैं जियोसिंक्लाइंस। ये किसने बोला, आर्थर थॉम्सन ने बोला। देख लो, बिसाइड इनने ये डिस्क्राइब नहीं किया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक, देखो अभी तक जितना भी देखा सब लोग कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड बता रहे थे कि भाई लॉन्ग है, वाइड है, थोड़ा सा कम लॉन्ग है, कम वाइड है, कोई बोल रहा कि कितने फेसेस से गुजरा है। इनने इस पर दिमाग ही नहीं लगाया, बोला कैरेक्टरिस्टिक तुम देख लो, मैं तो एलेबोरेट करूंगा कि क्या कारण है ओरिजिन का, डिफरेंट टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइंस का। इनने बताया कि जो सेडिमेंटेशन है ना, वो उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंटेशन अगर होगा तो तभी तो सब्सिडेंस होगा। एक बार सेडिमेंटेशन हो गया तभी तो वहां पे आके रुकेगी वो चीज, सब्सिडेंस हो गया। बट दिस प्रोसेस कैन नॉट अकाउंट फॉर द ग्रेटर थिकनेस। अब इसके कारण अब ज्यादा थिकनेस तो होगी नहीं, क्योंकि कोई वो पत्थर थोड़ी है भाई, रेत का ढेर है, तो वो ज्यादा मोटा तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो क्या होगा, वो क्या होगी आपकी अर्थ, क्यों, और वो थिकनेस क्यों नहीं हो पाएगी सेडिमेंटेशन की, जियोसिंक्लाइंस में थिकनेस नहीं हो पाएगी। लेकिन होगा क्या, अर्थ मूवमेंट कैन कॉज द सब्सिडेंस। अब क्या होगा, अर्थ तो गोल घूमे रही है ना, अब जब अर्थ घूमे रही है, अब एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो अर्थ घूमने के कारण क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, सब्सिडाइज हो जाएगी, यहाँ पर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, अपना रास्ता ढूंढ लेगी जगह अपनी बढ़िया तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक वो बाउल है, इसके अंदर मैंने एक रेता भर दी और मेरे को लगता है कि मेरी रेता पुल हो गई, तो अपन क्या करते हैं, इसको ठोक देते हैं ना, या फिर इसको हिलाते हैं, या फिर इसको घुमा दो, तो क्या होगा, वो एक जगह सेटल हो जाएगा। और घूमने पे क्या होगा, आसपास सेटल होगी ना। वैसे अगर हो रहा है एक्यूमुलेट होगी तो पूरी की पूरी यहाँ एक्यूमुलेट हो जाती, लेकिन इसके घूमने के कारण इसके चारों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सब्सिडाइज हो जाएगी। समझ में आई ना। नहीं तो आप बोलोगे कि अरे यहाँ पर कैसे आ गई है, तो इसको सिर्फ यहाँ होना चाहिए ग्रेविटी के कारण। भाई अर्थ की मूवमेंट भी तो हो रही है ना, उसके कारण सब्सिडाइज हो जाएगी। ऑफ हाई मैग्नीट्यूड इन द जियोसिंक्लाइंस बेड, जियोसिंक्लाइन बेड के ऊपर, बेड मतलब नीचे का हिस्सा। इससे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ द जियोसिंक्लाइनर बेड वाज ग्रेजुअल नॉट सडन। जो प्रोसेस हो रही है ना, वो ग्रेजुअली हो रही है, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर चला गया, नहीं, धीरे 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 जा रहा है। ठीक है, अब देखो आर्थर होम्स ने अब बताई उनकी प्रोसेसेस, तो भाई इनने क्या किया, मोड ऑफ ओरिजिन रखे। मैं नॉर्मली 4 मोड ऑफ ओरिजिन रखे। पहला, फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ द जियोसिंक्लाइंस। अब किसके अकॉर्डिंग, आर्थर होम्स के अकॉर्डिंग। तो पहला जो मोड ऑफ ओरिजिन है वो क्या है, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द मैग्मा। इनने बोला कि मैग्मा के कारण जो हो रहा है, हम लोगों की जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इनने बोला कि हम लोगों की जो रॉक्स है वो 3 सेल्स में डिवाइडेड होती है, आउटर, इंटरमीडिएट, लोअर, अपन को पहले से पता था। लेकिन इन्हें आउटर का नाम दे दिया ग्रेनोडराइट, क्या बोल दिया, ग्रेनोडायराइट। इंटरमीडिएट का है एम्फियोवाइट, एम्फीवोलाइट, एम्फीवोलाइट। लोअर है पेरियोडाइट, पेरिडोलाइट, पेरिडोलाइट। समझ में आया, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, ये ना की टर्म्स हैं, याद रखना। तो अगर ये चीज़ दिमाग में रखोगे, वहाँ पे अगर लिखा है, कोई एग्जामिनर आपके नंबर कम नहीं काट सकता। यही तो आप लोगों के +0.5 +1 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएगा, यही तो आपको 300+ मार्क्स लेके आएंगे ये चीज़ें। और इसी टाइप से लिख के आओगे तो और अच्छा है। लेयर कोलैप्स बाय द माइग्रेशन ऑफ द मैग्मा, मैग्मा के कारण। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब मैग्मा का माइग्रेशन होता है तो ऊपर की लेयर क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है ना, रिफ्टिंग होती है। वो इन्होंने बोला, ऑब्वियस ही बात है। तो अब यहाँ पे एक्युमुलेशन स्टार्ट होगा और अपने आप बनने लगेगा ये। लेकिन लोग क्रिटिसिज्म क्या करने लगे कि भाई ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट तो हम मान सकते हैं कि जो लावा मैग्मा का जो एक्युमुलेशन हो वो माइग्रेशन हो रहा है, उसके कारण हम मान सकते हैं कि ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है मैग्मा का,
वो कॉज कर सकता है सब्सिडेंस को फ्रॉम जियोसिंक्रोनाइज का। ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलना गलत है कि सब्सिडेंस को फॉर्म और टू दी फॉर्म जियोसिंक्रोनाइज को कॉज करता है मैग्मा का ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोलना गलत है भाई। ये नहीं कर सकता कॉज इस चीज को, ठीक है, मतलब कोलैप्स कर देगा, लेकिन सब्सिडेंस थोड़ी होगा। वो कैसे कर पाएगा उस चीज को, सब्सिडेंस को? भाई निकल जाएगा एक जगह पर और सेडिमेंटेशन वहां पे वो अकोमोडेट थोड़ी हो पाएंगी। तो ये इसमें क्रिटिसिज्म हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ, याद रखना ये वाला आइडिया। सिर्फ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये पॉसिबिलिटीज कम है, ऐसे नहीं बोला कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल किस चीज में बोला? इसके सेकंड वाली बात में क्या बोला? इनने बोला कि मेटामॉर्फिज्म के कारण ये चीज हो रही है। रॉक का अगर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक चेंज होता है तो उसके कारण बोल रहा है कि मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। उन्होंने क्या बोला कि रॉक ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट, जो लोअर लेयर की जो क्रस्ट है वो मेटामॉर्फिज्ड हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया था कि मेटामॉर्फिज्म कब होता है? प्रेशर और टेम्परेचर के कारण रॉक का स्ट्रक्चर बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। प्रेशर कहाँ लगेगा? लोअर लेयर में तो लगेगा, तो लोअर लेयर में जो हुआ, अब इसमें वही कंप्रेशन कॉज्ड बाय दी कन्वर्जिंग कन्वेक्टिव करंट, कन्वर्जिंग कन्वेक्टिंग करंट के कारण ये क्या हो रहा है? मेटामॉर्फ हो रही है, वही हीट इंक्रीज हो रही है। वे इससे क्या होगा? इंक्रीज होगी डेंसिटी ऑफ द रॉक, क्योंकि ऊपर से अगर दबेगी कोई चीज तो डेंसिटी तो इंक्रीज होगी, डेंसिटी बढ़ गई। अब अगर किसी रॉक की डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो हैवी होगा। अगर वो हैवी हुआ तो क्या होगा? सब्सिडाइज कर जाएगा, अपनी जगह सही से बना लेगा ना, तो वो सब्सिडाइज हो गया यहाँ पर। कहाँ पर? लोअर लेयर पे। इससे क्या होगा? हम लोगों का जियोसिंक्लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगे? फॉर्म होंगे यहाँ पे। समझ में आया? वो इनने क्या बोला? ये बोला किसने? आर्थर ओम्स ने, मेटामॉर्फिज्म। लेकिन इसको पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया ये चीज बोल के कि कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव करंट जो है ना, वो आप लोगों की जो रॉक है ना उसको मेल्ट करती हैं, ना कि उसको मेटामॉर्फ करती हैं। भाई मेल्ट कर सकती हैं, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वो ये चीज बोली गई, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। थर्ड, ड्यू टू द कंप्रेशन, ड्यू टू कंप्रेशन, सॉरी वेट, हाँ, ड्यू टू कंप्रेशन, थर्ड चीज बोलिए ड्यू टू कंप्रेशन। उन्होंने बोला कि कुछ जियोसिंक्लाइंस जो है ना वो फॉर्म होती हैं कंप्रेशन के कारण और रिजल्टेंट सब्सिडेंस के कारण ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंट कन्वेक्टिव करंट। भाई अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कंप्रेशन हो रहा है, अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होगा? जियोसिंक्लाइंस, एंटीक्लाइंस, इस तरीके से चीजें होती जाएंगी ना, तो मतलब रिंकल्स पड़ते जाते हैं। भाई अगर आप कोई चीज को कंप्रेस करोगे तो उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। भाई अगर आप बोलोगे अरे पत्थर में कहाँ पड़ते हैं? भाई जब टाइम के साथ धीमे 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 बढ़ता है, जब तक उसके एक पीक लिमिट नहीं आती, उसके बाद उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, समझ में आया? तब तक तो कंप्रेशन होगा ना, तो ये वही चीज है कंप्रेशन वाली। इंडो गेंजेटिक ट्रफ जो है एग्जाम्पल के तौर पे, इंडो गेंजेटिक ट्रफ और पर्सियन गल्फ, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ये कंप्रेशन के कारण इस तरीके की चीज हुई है। अब देखो इंडो गेंजेटिक ट्रफ में क्या है? सिंक्लाइंस ही तो हुए हैं, थोड़ा सा कभी ऊपर मिलता है कभी नीचे मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज हो गई। फोर्थ, जो सबसे ज्यादा लोग उस पर बिलीव करते हैं, इनने बोला ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द सियालिक लेयर, ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द सियालिक लेयर। मैंने क्या बताया था कि जो क्रस्ट जो है वो ऊपर क्या होता है? सियाल होता है, नीचे क्या होता है? सीमा होता है कि नहीं? तो ये वाली जो सियालिक लेयर अगर और ज़्यादा थिन होती चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर मेरे जियोसिंक्लाइंस बन जाएंगे। तो मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ द जियोसिंक्लाइन, टू पॉसिबिलिटीज इन द कॉलम ऑफ द राइजिंग कन्वेक्टिव करंट्स डाइवर्जेंस आफ्टर द रीचिंग द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो कंडीशन फॉलो करता है अपोजिट डायरेक्शन में अगर करेंगे तो। सियालिक लेयर स्ट्रेस्ड अपार्ट, दो ही चीज होंगी, या तो जो सियालिक लेयर है या तो उसको खींचोगे, है कि नहीं? अगर सियालिक लेयर अगर खींचेगी, खींचेगी कब? टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक्सर्टेड बाय द डाइवर्जिंग कन्वेक्टिव करंट, डाइवर्जिंग कन्वेक्टिव करंट के कारण क्या होगा? वो आपस में खींचेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंस हुआ, मेरा मैग्मा आया यहाँ पर, यहाँ डाइवर्जेंस हुआ, अभी टूटी नहीं है। मैंने जब आप लोगों को जब डाइवर्जेंस प्रोसेस बताई थी पूरी, तो मैंने क्या बताया था? वो जब चालू हुई तो सबसे पहले क्या होगा? ऊपर की लेयर को थिनिंग तो स्टार्ट होती है ना, इस तरीके की थिनिंग होती है ना, तो ये वही चीज बोले। अब थिनिंग होगी तो क्या होगा? जियोसिंक्लाइन नहीं होगा यहाँ पर, अब तक टूटेगी, वो होगी। कोई भी चीज अगर आप खींचते हो तो पतली नहीं होती, तो वही चीज है। कॉजेस थिनिंग ऑफ द सियालिक लेयर,
क्रिएट जियोसिंक्लाइंस। फॉर्मर जो पहले जो था टेथिस जो था ना, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ये इसके कारण आया है, किस कारण, स्ट्रेस के कारण। समझ में आया। कॉन्टिनेंटल मास में बी सेपरेटेड ड्यू टू द इनॉर्मस टेंसाइल फोर्स। किसके कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सेपरेट हुआ है। जनरेटेड बाय द डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्टिव करंट फॉर्म्ड ओरल जियोसिंक्लाइंस। समझ में आया। कॉन्टिनेंटल मास जो है ना वो सेपरेट होते हैं किसके द्वारा, इनॉर्मस टेंसाइल फोर्स के कारण। टेंसाइल फोर्स ही लग रही है दोनों में, जनरेटेड बाय द डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट। ये दो चीज़ हो गई। समझ में आई ये चीज़। पहला मैग्मा के कारण बोला उनने, फिर बोला उनने मेटामॉर्फिज्म के कारण, कंप्रेशन के कारण, और सियालिक लेयर के थिनिंग के कारण ये हम लोगों का क्या हो रहा है, जियोसिंक्लाइंस बन रही हैं। ये आर्थरोम्स ने बोला है। समझ में आई ओरिजिन आर्थरोम्स के अकॉर्डिंग। आ गया। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म भी मैंने तुरंत बता दी है कि भाई ये क्रिटिसाइज किया लोगों को। नाउ अब देखें स्टेजेस क्या है भाई जियोसिंक्लाइंस, मैंने बताया ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो देखो, अगर आप लोग सिंपल एक कैटेगरी में डिवाइड कर लो तो सिर्फ 3 स्टेजेस होंगी, तो 3 स्टेजेस होंगी। अगर अलग तरीके से वो करोगे तो थोड़ी सी अलग होंगी। पहली, अब जैसे इसमें पहली स्टेज हो गई टेप्रोजेनिक फेजेस। टेप्रोजेनिक फेजेस में क्या होता है, इनिशियली सब्सिडेंस होता है, सेडिमेंट अक्यूमुलेट होते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी बनती जाती है। अगला जियोसिंक्लाइनल फेज की अगर बात करूं तो इसमें रैपिड सब्सिडेंस होता है, सेडिमेंट्री थिकनेस होती जाती है और फोल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। ऑरोजेनेटिक फेजेस क्या होते हैं भाई, आपका पहाड़ बन गए, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, अपलिफ्ट हुई चीज़ें, माउंटेन बिल्डिंग हो गई। फोल्डिंग होना स्टार्ट हुआ, अगर धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो फॉल्टिंग हो जाएगी और मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है, क्योंकि भाई प्रेशर इंक्रीज होगा, मेटामॉर्फिज्म भी हो सकता है। बैथोलिथ एंड द ग्रेनाइट इंट्रूजन्स कॉमन होते हैं इसके अंदर। बैथोलिथ और ग्रेनाइट इंट्रूजन्स कॉमन होते हैं इसके अंदर। समझ में आई। नेक्स्ट, अब देखो जियोसिंक्लाइंस के अगर आप डायग्राम बना के आओगे तो इस तरीके के बना के आना। देखो ये स्टेजेस हैं आपकी। पहली क्या है, लिथोजेनेसिस स्टेजेस। वही 3 स्टेजेस हैं, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द जियोसिंक्लाइंस। इसमें जियोसिंक्लाइंस बनेंगी, सेडिमेंटेशन होगा, सब्सिडेंस होगा ऑफ द बेड ऑफ द जियोसिंक्लाइंस। वही ये लैंड है, मैंने क्या बताया था, इसका नाम है फोरलैंड, है कि नहीं। यहाँ पे सेडिमेंटेशन स्टार्ट हुआ, जैसे सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, सब्सिडेंस स्टार्ट हो गया, सब्सिडाइज हुआ ना फॉर्म यहाँ पे वाटर में। वाटर तो ये ऊपर वाला क्या है, ये जो है मेरा, ये वाटर है, ये सी लेवल तो रहेगा ही रहेगा। धीरे धीरे यहाँ पे सब्सिडेंस स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन क्या होगा, यहाँ पे जहाँ होते चला जाएगा। ये सेडिमेंटेशन हो गया, हर लेयर बनी है इस चीज़ की, इसी को क्या बोलते हैं, लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस मतलब यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रहा है। ओरोजेनेसिस, इसमें स्क्वीजिंग हुई नीचे, अब ये वाली लेयर इसको स्क्वीज करेगी, ये लेयर इसको स्क्वीज करेगी, ये लेयर इसको स्क्वीज करेगी, तो ये स्क्वीजिंग हुई। स्क्वीजिंग होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर क्या बना मेरा, ये देखो जैसे ये वाले बना, ये ओरोजेनेसिस स्टेजेस। स्क्वीजिंग हुई तो क्या हो गया, इस तरीके से लैंड जो इस तरीके से भी स्क्वीज होगी और नीचे से भी स्क्वीज होगी, दोनों तरीके से। समझ में आया ना। अब तो अपन प्रेजेंट से भी रिलेटेड बात करें तो दोनों तरफ से स्क्वीजिंग हुई, यहाँ से भी हुई और यहाँ से भी हुई, दोनों तरफ से स्क्वीजिंग हुई। तो क्या हुआ, मेरा सबसे पहले का स्क्वीजिंग होगी तो क्या मेरा यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो देखो इस तरीके से ये जो सेडिमेंट्स है इस तरीके से फोल्डिंग होने स्टार्ट हो गई। तो फोल्डिंग हुई, जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट्स आए इनटू द माउंटेन रेंजेस, तो देखो इस तरीके की बन गई, ये हम लोगों के माउंटेन बन गए यहाँ से। अब अगर मेरा सी लेवल से अगर ऊपर चला गया अगर ये कोई चीज़, तो मेरी क्या होगी, यहाँ पर सी ही नहीं होगा, पानी तो यहाँ पे रह गया, ये तो ऊपर हो गया अपने सी लेवल से। अगला ग्लिप्टोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल राइज ऑफ माउंट एंड देयर इज द डेनुडेशन एंड द लोअरिंग देयर हाइट। अब क्या होगा, माउंटेन्स तो बढ़ेंगे, माउंटेन्स तो बढ़ेंगे लेकिन डेनुडेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर दी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। एक्सटर्नल फोर्सेस के क्या रीज़न होगा आपके, या तो वाटर हो सकता है, ऊपर पानी भी तो भरा है, या फिर आप लोगों की एयर हो सकती है, या फिर ग्लेशिएशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। तो क्या होगी ये चीज़ आपकी धीरे से फिर से क्या होगा, ग्रेजुअल राइज तो होगा माउंटेन्स का लेकिन डेन्यूडेशन होगा और धीरे धीरे उनकी हाइट जो है वो कम होगी। देखो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई। तो वही अगला जो है ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या बोला, मार्जिनल रेंजेस आ गई इसकी, मीडियन मास हो गया, यहाँ पर कंप्रेशन हो ही रहा है अभी भी, इंक्रीज हो ही रहा है अभी भी। समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट, अगर मैं मॉडर्न व्यू की बात करूँ, देखो अपना जो मेन एग्जाम होता है
उसके अंदर अगर अपन मॉडर्न व्यू देख लिख के आए तो अभी तो हम लोगों को नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर मैं प्लेट टेक्टोनिक्स, देखो मॉडर्न व्यू प्लेट टेक्टोनिक्स इंटीग्रेशन अगर इसका कर पाए अपन, क्या होता है, ऑल दो जियोसिंक्लाइन स्टोरी जो है ना वो आउटडेटेड है, अपन को पता है। कंसेप्ट ऑफ द सेडिमेंट एक्यूमुलेशन इन द मोबाइल बेल्ट इज स्टिल यूजफुल। अभी भी तो अपन अक्यूमुलेशन ऑफ द मोबाइल बेल्ट को अभी भी देख रहे हैं ना। इन द इट इज इंटरप्रेटेड एज पैसिव मार्जिन और सबडक्टिंग जोन। पैसिव मार्जिन क्या होता है, म्यो किसके लिए होगा, म्यो जियोसिंक्लाइंस के अंदर, और सबडक्शन जोन फॉर ईओ जियोसिंक्लाइंस के अंदर। मैंने बताया now formation of the Himalayas due to the Indo-Eurasian plate, due to the Indo-Eurasian plate collision. Example, hence geosynclines are not considered part of the convergent plate boundaries in modern tectonic theory. और भी देखना है, जियोसिंक्लाइन जो है उसको रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। सबडक्टिंग जोन्स को भी अब जी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन हो रहा है। सबडक्टिंग जोन अपन लोगों को पता चल गया ना प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, इससे हम लोगों को क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन कैसे होता है, वॉल्केनिज्म कैसे होता है, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, एंडीज हिमालयस, है वही चीज़ है, लेकिन अब अपन लिंक कर पा रहे हैं। मैंने अभी आपको जितना ही बताया ना वो प्रेजेंट से लिंक करके बताया, याद रखना, ठीक है। आइलैंड आर्क, बैक आर्क बेसिन एंड द फोरलैंड बेसिन नाउ स्टडीड इंस्टेड। अब ये चीज़ें भी अपन स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो एंशंट जियोसिंक्लाइंस के, अगर आपको लिख के आना, एक तो पूरे जरूरत नहीं है भाई, समय नहीं मिलता यहाँ पे, एक दो लिख के आओगे ज़्यादा अच्छा। देखो सबसे फेमस अब लोगों को पता है 33 जियोसिंक्लाइंस, कौन सा, 33 जियोसिंक्लाइंस। अभी उसको देख के क्या बनता है अपना, हिमालयाज बन रहे हैं, 33 जियोसिंक्लाइंस के कारण ही हिमालयाज बने हैं। इंडिया और एशिया के रीजन के अंदर अपलेचियन जियोसिंक्लाइंस, यहाँ पर अपलेचियन माउंटेन बन गए यूएसए के अंदर। कॉर्डिलेरियन जियोसिंक्लाइंस, रॉकी माउंटेन्स बने नॉर्थ अमेरिका के अंदर। कोलेडोनियन जियोसिंक्लाइंस, कोलेडोनियन माउंटेन बने यूरोप के अंदर। इंडो ऑस्ट्रेलियन जियोसिंक्लाइंस, डेक्कन प्लेट्यूज अपलिफ्टमेंट हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया, देखो सीधी सीधी बात है, सिर्फ यही नहीं है कि प्लेट के मूवमेंट के कारण जियोसिंक्लाइंस बने, जियोसिंक्लाइंस अलग अलग चीज़ों के कारण। अब जैसे तो डेक्कन प्लेटू ले लो, लावा का तो फॉर्मेशन हुआ उसी से तो बना, तो मतलब कहीं ना कहीं आर्थर रोम भी अपनी जगह पर सही थी। इसीलिए तो हम लोग अभी भी इसको देख रहे हैं, सोचो कितना साल पुरानी थ्योरीज है, उसको भी रिलेवेंसी रखी हुई है, तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग चीज़ हुई ना यहाँ पर, तो वो चीज़ हो गई। करंट अफेयर से अगर आप उसको लिंक कर पाओ वहाँ पे कोई भी चीज़, हिमालयन ओरोजेनी इज स्टिल ऑन गोइंग ड्यू टू द इंडो यूरेशियन कोलिजन। इंडो यूरेशियन कोलिजन के कारण अभी भी चल हो रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक आ रहे हैं हिमालय के अंदर। इसरो का जीपीएस और INSAR स्टडी से क्या पता चला है कि वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट हो रहा है हिमालयन आर्क का। और स्टडी कर जब हमने वादिया इंस्टीट्यूट ने जब स्टडी की हिमालयन जियोलॉजी की, उसने देखा कि फोल्डिंग जोन्स और सीज्मिसिटी को लिंक करके इन्हें स्टडी की। 33 जियोसिंक्लाइन स्टडीड बाय द जियोलॉजिकल सर्विस, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्विस। समझ में आया। अगला, अगर देखो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को पहले बताया या एक ही जगह पर अगर आपको थिंकर्स रखने याद रखने के लिए, सिंपल वही है। देखो अपन ने जेम्स हॉल एंड डाना देखे, कॉइंड द टर्म जियोसिंक्लाइंस। हॉग ने क्या किया, ईओ जियोसिंक्लाइन और मियो जियोसिंक्लाइन यूज़ किया। JW इवांस ने जी एंटीक्लाइन और जियोसिंक्लाइन और इंट्रैक्शंस के बारे में बात किया। सुचर्स ने क्लासिफिकेशन दे दिया जियोसिंक्लाइंस का। आर्थर ऑफ ने मेंटल कन्वेक्शन थ्योरीज के थ्रू इसको बेसिस बनाया प्लेट टेक्टोनिक्स का। कोबर और स्टिल ने क्या किया, जियोसिंक्लाइन एंड ओरोजेनी की बात करी और वर्टिकल मूवमेंट की बात करी। समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और पूरा PYQ के थ्रू भी आप लिंक कर पाओगे। मैंने PYQ स्टार्टिंग पे बता दिए थे, ट्राई करना कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओ। और अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी आंसर लिख के मुझे डायरेक्ट ईमेल कर देना, मैं आप लोगों को और ज़्यादा उस पर हेल्प हैंड कर दूंगा। या फिर मुझे आप डायरेक्ट कमेंट कर देना कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपन लोग उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। डाल दूंगा मैं एक और वीडियो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपना मॉड्यूल 2 का ही जो जियोमॉर्फोलॉजी जो चल रहा है, इसमें टॉपिक 7 चल रहा है, अपन उसका C पार्ट करेंगे। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जियोसिंक्लाइन पढ़ा था। अब अपन मेन थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग करेंगे जिसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। तो अब चूंकि अपन लोगों ने जियोसिंक्लाइन स्टार्टिंग पे ही पढ़ा हुआ है, तो अपन लोग सबसे पहले देख लेंगे फोल्ड माउंटेन के ओरिजिन की थ्योरी, है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे,
जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, ऑब्वियस सी बात है, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी ऑफ द कोबर देख लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद अपन जो और थ्योरी जो आती हैं जैसे जेफरी की थ्योरी, अपनी डाले की थ्योरी, होम्स की थ्योरी, अलग अलग टाइप की, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, छोटी छोटी, और ज़्यादा नहीं करना है, एक थ्योरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज, उससे बड़ा आप लोगों का अगर नोट्स तैयार हो रहे हैं तो आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हो अपने पेजेस और अपना टाइम। तो अपन लोग सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हम लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए सफिशियंट होगा। अगर उसने, अब एक बात बताओ, अगर किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों को ओरिजिन ऑफ द माउंटेन्स बताना है विथ डिफरेंट थ्योरीज, और मान लो मैक्सिमम मार्क्स भी, वैसे तो 15 मार्क्स में भी काम हो जाता है, मैक्सिमम मार्क्स 20 भी पूछ लिए, मैक्सिमम मार्क्स 20 का भी पूछ लिया, तो एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिर्फ 4 पेजेस मिलते हैं। इन 4 पेजेस को भरने के लिए अगर आप लोगों ने 5 थ्योरी देखी हुई हैं, और 5 थ्योरी आप लोगों की अगर 5 पेजेस की हैं, तो एग्जाम में तो वो भी जाना हो गई ना, ऑब्वियस सी बात है ना। क्यों हो गई ज्यादा? क्योंकि इन 5 थ्योरीज को आप लोगों को 4 पेजेस में भरना है, ऊपर से उसमें आपका इंट्रोडक्शन भी है, ऊपर से आपका उसमें कंक्लूजन भी है। हाँ, आप लोग थ्योरीज में डायग्राम भी बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपका एक थ्योरी सिर्फ एक पेज की नहीं होगी तो फिर आप लोगों को क्या होगा भाई, नहीं कर पाओगे मेन। अब जैसे अभी ये तो आप याद कर लोगे कि नहीं भाई जरूरी है, जरूरी जरूरी है, मुझे कंसेप्ट समझना है, मेरे को नोट्स बनाने, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको छोड़ना क्या है। समझ में आई? मैक्सिमम तो अपन लोग सिर्फ उतना ही करेंगे जितना करना है। वही मैंने नीचे बार बार यही चीज बोलता हूँ कि ओनली रिलेटेड टू द एग्जाम, नो ओवरलोड द इन्फॉर्मेशन। अगर आप ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन करोगे तो बाकी की चीजें कब करोगे? आपका जनरल स्टडीज है, आपका ऑप्शनल के अंदर अभी तो जियोमॉर्फोलॉजी ही चल रहा है भाई, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ो, थोड़ा सा वही रटते जाओ, वही करते जाओ, उसी की प्रैक्टिस बार 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 बार। याद रखना, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन इज द की। अगर रिवीजन नहीं करोगे, अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करोगे, और इसके अंदर आंसर राइटिंग, याद रखना डेली आंसर राइटिंग करो। जैसे ये टॉपिक आज खत्म हो गया जियोसिंक्लाइंस का, आपको पता है कि लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके आंसर लिख लो। समझ में आई ना? उनके आंसर लिख लो। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा अधूरा है कोई भी आंसर, तो भाई उसके लिए कल का वेट कर लो, लेकिन जितना है उतना तो लिखो उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा आधा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, तो उस आधे क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया तो आपको 2 पेज की जगह आप 1 पेज लिख दो उसका, अगर आधा अगर आता है तो, लेकिन लिखो भाई, लिखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अब क्या करें, ये कंसेप्ट ही ऐसा है। थैंक यू वेरी मच।